चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आज है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रैक्टिस सेशन। कोशिश करते हैं कि हम कुछ फॉर्मूला पर कुछ सवाल करते हैं और उन सवालों से कुछ अपन सीखते भी हैं। सबसे पहला सवाल ऐसे ही सिंपल चार्ज की डेफिनेशन पर बेस्ड सवाल है। When 10⁻19 electrons are removed from a neutral metal, the electric charge on it will be। बेटा कोई न्यूट्रल मेटल की प्लेट थी, उसमें 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने रिमूव कर दी, तो हमसे पूछा है कि बताओ कि उस पर कितना चार्ज रहेगा। जो हमारा न्यूट्रल मेटल था, न्यूट्रल का अर्थ ये कि उसके पास जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने उसमें से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकाल लिए। पहले तक इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे। अब 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकाल लिए तो अब ऑफकोर्स इस मेटल के अंदर 10⁻19 प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है। उनके पास जो चार्ज होगा बट दैट विल बी 10⁻19, ये तो उन प्रोटॉन्स की संख्या, और हर प्रोटॉन के पास चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19। ये दोनों बड़ा कैंसिल हो गए और आंसर आ गया मेरे पास 1.6 कूलम्ब। तो हमारे पास चार्ज कितना आ गया 1.6 कूलम्ब। प्लस में आएगा। ये वाली बात आपने डायरेक्ट भी याद कर रखी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, किसी के पास अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसके पास ऑफ कोर्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट इज अच्छा सवाल। हालांकि ये वाला जो सवाल है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जितना नहीं है जितना ये डायमेंशन का है। ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ एम्पियर वर मेड n टाइम्स, बट एम्पियर की जो वैल्यू है, मतलब करंट की जो वैल्यू जो है जिस भी यूनिट के अंदर उसको मेजर कर रहे हैं, अगर मैं उसको n टाइम्स कर दूं तो एप्सिलॉन नॉट कितने टाइम्स हो जाएगा, है ना। देन द न्यू वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, न्यू वैल्यू को बड़ा क्या बोल रखा है, एप्सिलॉन डैश वुड बी गिवन बाय। सोचते हैं बेटा पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि आखिर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है और उस डायमेंशन में करंट कैसे आता है। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन जेई पहले से पूछ चुकी है। ठीक है सर, हम कैसे निकालेंगे, बड़ा बहुत आसान है। तुम जानते हो कि फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप चाहो तो बड़ा के को तुम लिख सकते हो, के को तुम लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप एप्सिलॉन नॉट को बड़े आराम से लिख सकते हो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एफ। Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, चार्ज की डायमेंशन होती है I इंटू टी, तो मेरे पास आ गया I स्क्वायर टी स्क्वायर। 4 पाई जो है ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। R है बड़ा डिस्टेंस, उसकी डायमेंशन आएगी L स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन होती है ML_T-2। कुल मिलाकर मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन आ गई है बड़ा वो आ गई है, बड़ा देखना कितनी आ गई है, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और i की पावर 2। एक बार चेक कर लेना बेटा, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 एंड i की पावर 2। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन है। जब भी डायमेंशन दिखाओगे तो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप उसको रखोगे। ठीक है, ये जो मैंने एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन लिखी है, ये डायमेंशन जेई पहले पूछ चुकी है। हाँ, ये याद रखना बेटा, कोई एप्सिलॉन आर की अगर डायमेंशन पूछेगा तो बोल देना कि सर ये तो रेशो है, ये तो सिंपली डायमेंशन लेस है। एप्सिलॉन आर की अगर कोई पूछे तो खैर मुद्दे पे आता हूं। यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि एप्सिलॉन नॉट डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू जो भी आपके करंट की वैल्यू है उसका स्क्वायर अपॉन करंट का स्क्वायर। सवाल साफ साफ बोल रखा है कि पहले करंट अगर I था तो अब आपके करंट की जो वैल्यूज है उसको हमने n टाइम्स I कर दिया, बट I स्क्वायर कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई है n स्क्वायर टाइम्स पुराना वाला एप्सिलॉन नॉट। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। बेटा कोई ऑप्शन है क्या? ऑफ कोर्स बड़ा ऑप्शन सी है। समझिए बेटा,
इसी तरह से कोई मुझसे पूछ ले कि सर टी के साथ क्या रिलेशन है, बेटा एप्सिलॉन नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। बेटा मान लो कि टी की यूनिट्स हमने इस तरह से चेंज कर ली कि टी की वैल्यू मान लो दुगनी हो गई, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल जेई आपसे बड़े आराम से पूछ सकती है, बल्कि इस तरह के सवाल तो एडवांस में भी पूछ सकती है। मेरे ख्याल से इस सवाल से आपको आइडिया लग गया होगा कि कभी भी किसी सवाल के अंदर डायमेंशन से हम किस तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की, सॉरी बेटा, किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चेंज करके उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं तो बाकी जो उससे रिलेटेड हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरह से चेंज होगी। इस तरह का सवाल आप मेन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो और एडवांस में भी कर सकते हो। मेन के अंदर तो ये वाला सवाल तो एग्जैक्टली पूछा था, मुझे लगता है कि एप्सिलॉन आर का भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ इस तरह का सवाल तो मेन में भी आ सकता है और इवन एडवांस में भी आ सकता है। मैंने भले ही इस सवाल को यहाँ कराया हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर किसी भी चैप्टर के अंदर किसी भी डायमेंशन पर सवाल आ सकता है। हो सकता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो डायमेंशन होती है उस पर सवाल आ जाए, हो सकता है कि बेटा यंग्स मॉडुलस पे कोई सवाल आ जाए। डायमेंशन का सवाल तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट मोर और लेस बेटा वही है जो मैंने आपको बताए हैं, किस तरह से डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन में अगर किसी एक की वैल्यू को अगर चेंज करते हैं तो बाकियों की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है वो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, इस पर सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। सॉरी, आ सकता नहीं, आएगा, है ना, आएगा। किसी न किसी अटेम्प्ट के अंदर, किसी न किसी पेपर के अंदर बेटा इस पर सवाल, इस तरह की बातों पर सवाल पक्का आएगा, तय। ठीक है, मैंने इसी बात इसलिए बोली है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसके लिए पूरी यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे हो, मैंने सिखाया बहुत है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो। आगे चलते हैं बच्चों, अगला सवाल, ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3e, बेटा एक चार्ज है जिसके चार्ज की वैल्यू 3e है और मास उसका 2m है। ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर मूव कर रहा है। द एक्सेलरेशन इंपार्टेड टू द चार्ज, चार्ज पर कितना एक्सेलरेशन होगा। वेरी सिंपल, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो अगर आप इसमें कोई ना कोई चार्ज अगर रखते हो तो उस पर जो फोर्स लगता है, मैं आपको कल ही सिखा चुका हूं, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये जरूर याद रखें कि अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, और अगर पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगेगा। चार्ज बड़ा मुझे दे रखा है 3e, तो फोर्स लग गया है 3e इंटू, इट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बड़ा मास इस चार्ज पर निकलेगा, m नहीं है 2m है। एक्सेलरेशन की मेरे पास वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई, 3 टाइम्स स्मॉल e कैपिटल E अपॉन 2m। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, आई थिंक द ऑप्शन कम्स आउट टू बी बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज, बढ़िया सवाल है बेटा, और थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज करने के हिसाब से अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवाल या फिर एग्जैक्टली इसी टफनेस के जो सवाल हैं वो आप जेई में एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटा। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम डेंसिटी। बेटा वॉल्यूम डेंसिटी है तो ऑब्वियस बात है कि सॉलिड स्फीयर है, वॉल्यूम डेंसिटी रो दे रखी है, और मुझे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ सेंटर में और सबसे बाहर वाले पॉइंट पर। अभी करते हैं बेटा, इसी बहाने हमारा फॉर्मूला भी हमें याद हो जाएगा। सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा बेटा दैट विल बी के क्यू अपॉन आर। क्यू इसका चार्ज, आर बेटा इसकी रेडियस। अंदर वाले किसी पॉइंट पर अगर मैं सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस अगर पोटेंशियल निकालूंगा तो वहाँ बड़ा पोटेंशियल आएगा अंदर वाले पॉइंट पर के क्यू अपॉन 2 टाइम्स रेडियस की पावर 3 इंटू 3r स्क्वायर माइनस सेंटर से दूरी का स्क्वायर। मैंने कल लिखा था आपको, सो मुझे तो सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है तो स्मॉल आर को 0 पुट कर दो। स्मॉल आर को 0 पुट किया तो सेंटर पर मेरे पास पोटेंशियल आ गया 3 के क्यू अपॉन 2r। मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो दिस माइनस दिस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली मींस डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स। यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता है, जस्ट माइनस कर दीजिए। जैसे मैंने माइनस किया दैट कम्स आउट विद 3kq अपॉन 2r माइनस kq अपॉन r। आई थिंक आंसर कम्स आउट विद kq अपॉन 2r। लेकिन सर आंसर मुझे एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में और रो की टर्म्स में चाहिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को हम लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2 टाइम्स आर। बड़ा देख लो, के हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू हो गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 2r का 2r चिपका दिया, 4 पाई निपटा। बड़ा मेरे ख्याल से एक r निपट जाएगा और आंसर आ जाएगा शायद रो r अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, अरे सॉरी r नहीं बेटा, r स्क्वायर, रो r स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 ही बचा ना नीचे, तो देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, द ऑप्शन इज ऑफ कोर्स ए, ये हमारा आंसर है। इसी बहाने मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे, अंदर वाले पॉइंट पे भी और बाहर वाले पॉइंट पे भी। आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा सवाल, हालांकि इसके अंदर एक रिजल्ट काम आता है, वो रिजल्ट अगर किसी बच्चे को याद रहे तो उसको सवाल आसान लगेगा, अदरवाइज वो रिजल्ट अगर निकालना पड़ गया फिर तो चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। चलिए मैं आपको सारी की सारी बात समझाता हूँ। पहले आराम से बढ़िया से सवाल सुनो। ए फिगर शोज डायलेक्ट्रिक बॉल। बड़ा कभी अगर डायलेक्ट्रिक शब्द यूज आए तो समझ जाना कि ये नॉन कंडक्टिंग बोलना चाह रहा है, ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग बोलना चाह रहा है। रेडियस दे रखा है 3r और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली मींस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। उसमें एक स्फेरिकल कैविटी है जिसका रेडियस r है। बड़ा एक कैविटी ये रही, इसका रेडियस r मतलब खाली जगह है, स्फेरिकल जगह है, ये खाली जगह है। इसका रेडियस अगर r है तो ऑफ कोर्स इसके सेंटर से दूरी कितनी होगी 2r, क्योंकि टोटल रेडियस स्फीयर का 3r, r रेडियस इसका, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई 2r। वर्क डन इन स्लोली मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम b टू d। बड़ा इलेक्ट्रॉन को मुझे b से चलाते चलाते d पर लेके आना है, और रास्ता क्या है, पहले मैं यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा, फिर मैं यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा, फिर मैं यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा। D इज द पॉइंट इनसाइड द कैविटी फारदेस्ट, ठीक है, ए जो है वो ऊपर वाला पॉइंट है, ऐसा ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लेके आना और इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझसे वर्क डन पूछा है, कर लेंगे। इसमें फॉर्मूले के साथ साथ और भी कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो हमारे काम आने वाले हैं, अभी करते हैं। ये आपके पास बड़ा वाला स्फीयर, इसके अंदर बड़ा ये आपकी कैविटी, इसके अंदर ये बड़ा आपकी कैविटी, रेडियस दे रखा है बड़ा कितना 3r, इसका रेडियस आपको दे रखा है r। बाकी जगह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज डेंसिटी बड़ा आपके पास रो है, ठीक है ना। पूछा क्या मुझसे, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है क्या, या बड़ा एक्सटर्नल फोर्स पूछा है, वर्क डन इन स्लोली मूविंग। बड़ा वर्क डन इन स्लोली मूविंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम b टू d, बड़ा ठीक है। वर्क डन पूछा है, इसका मतलब बड़ा एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया यहाँ से तक ले जाने के लिए, वो मुझसे पूछा है, कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली बात ये चेक करो कि अगर अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उस पर फोर्स कौन से हैं। आप बोलोगे सर उस पर दो फोर्स होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और दूसरा कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को यूं चलाते 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 यहाँ लेकर स्लोली लेकर जाएगा। मुझे उसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए। कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बड़ा उसकी वैल्यू होगी, सुनना, अगर इसके सेंटर से कैविटी के सेंटर तक की दूरी अगर a है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी बड़ा दैट विल बी रो a अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा एक टफ से सिचुएशन का रिजल्ट है और ये थोड़ा सा डिराइव करने में समय लगता है, ये एक्चुअल क्लास में करा रखा है। ऑब्वियस बात है जेई मेन के लेवल के सवाल में तो हमें ऐसी चीज़ें याद रहेंगी तभी सवाल बन पाएगा। अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और उसकी वैल्यू होगी रो a अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ए क्या है, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की दूरी। आप बोलोगे सर दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी तो 2r है, ये लीजिए बड़ा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक मामला सेट है। ये रहा बड़ा आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मैं यूं ले जाके यूं लेके आया, फिर यूं ले जाके यूं लेके आया और फिर यूं ले जाके यूं लेके और स्लोली लेके आ रहा हूं।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी अंदर वाले हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इट विल बी लाइक दिस। इसका सेंटर और इसका सेंटर को जोड़ने वाला लाइन अगर ऐसे है तो अंदर वाले हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, यूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगी तो ऑब्वियस बात है कि इस इलेक्ट्रॉन पर पूरे रास्ते फोर्स लगेगा इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्यों भाई इधर की तरफ क्यों लगेगा बेटा? वो इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स नहीं उसके अपोजिट, और उस फोर्स की वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 2 टाइम्स रो आर ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। ये फोर्स तो कांस्टेंट है। अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो इसका वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। बड़ा फाइनल पोजीशन ये रही, आर ये आर ये आर ये आर ये, कितना गया बेटा सामने की तरफ 2r। लेकिन सर मुझसे सवाल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्डन नहीं पूछा, बल्कि पूछा है कितना वर्डन करना पड़ेगा। कितना वर्डन करना पड़ेगा का अर्थ ये कि एक तरह से मुझसे एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन पूछा है। तो एक काम कर सकते हो, आप इस पर वैट लगा सकते हो। देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट आ गए सीखने के लिए। वैट कहता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वी नो दैट कि अगर हम इसे स्लोली लेकर आते हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ 2 टाइम्स रो आर ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ 2r मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे। बेटा डिस्प्लेसमेंट में पाथ में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स है। इनटू बड़ा कॉस ऑफ 180 प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बड़े आराम से एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन आ गया। बड़ा cos 180 -1 होता है, उधर जाएगा तो वो +1 हो जाएगा, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स रो ई आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एक्सटर्नल एजेंट को इतना वर्डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए। चाहे आप इस रास्ते से लेके जाओ, चाहे आप यूं करके लेके जाओ, चाहे बेटा आप ऐसे 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 करके ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट 4 रो ई आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बड़ा 4 रो ई अपॉन 3 एप्सिलॉन, ये आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से सारा का सारा सवाल आपको समझ में आ ही गया होगा। पाथ पर वर्क डन डिपेंड नहीं कर रहा। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज अगला सवाल, बड़ा बहुत ही आसान सा, बट अगेन कॉन्सेप्चुअली हमें कुछ सिखाएगा बताएगा, इसलिए बड़ा ये वाला सवाल मैंने आपसे पूछा। मेरे से क्या पूछा है मैडम? वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज क्यू वंस राउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ चार्ज कैपिटल क्यू एट द सेंटर। बड़ा आपका चार्ज कैपिटल क्यू जो है ना वो तो सेंटर पे है, ठीक है, ये तो फिक्स है, और मुझे इसको दूसरे वाले चार्ज को आर रेडियस के सर्कल में यूं ले जाना है। यूं चलाते 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 यहां लेके आना है। वर्क डन इन कैरिंग मतलब मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। सर क्यों? देखो यार, ये वाले क्यू चार्ज को ये वाला क्यू चार्ज एक तरह से रेपेल करेंगे, बाहर की तरफ कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना पड़ेगा। उतना ही एक्सटर्नल फोर्स आपको ऐसे, उतना ही एक्सटर्नल फोर्स आपको इधर की तरफ लगाना पड़ेगा। उतना ही काफी बेटा, उतना ही काफी, ठीक है। और इसको धीरे 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 चलाते हुए ले आओ। धीरे धीरे नहीं ला रहे हो, और अगर मान लो तेज स्पीड से ला रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप कांस्टेंट स्पीड से लेके आ रहे हो तब आपका एफ एक्सटर्नल आपके इलेक्ट्रिक फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ऑब्वियस बात है, फिर उस केस में तुम बोलोगे कि सर एफ एक्सटर्नल माइनस एफ इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू मास इनटू अंदर की तरफ एक्सेलरेशन। बट अंदर की तरफ एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी mv²/r। बट आपका एक्सटर्नल फोर्स ऐसे है, इस कांस्टेंट स्पीड से चलाते 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 आप यहां तक ले आए। पूरे रास्ते आपका जो एक्सटर्नल फोर्स था वो इस तरह से रेडियल डायरेक्शन में रहा,
और इस चार्ज पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में रही, एक्सटर्नल फोर्स ऐसा रहा और आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसा रहा, दोनों के बीच में एंगल बड़ा कितना रहेगा 90, तो वर्क डन बड़ा आपके पास क्या आएगा 0। यही चार्ज पार्टिकल जब चलते 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 यहां पर आ गया, तब भी इसके पास वेलोसिटी है इस तरफ, छोटा सा ds डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, एक्सटर्नल फोर्स है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स है इस तरफ। इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90, एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्डन है, ना आपके एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन है, आप बिना कोई वर्डन किए इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक पूरा का पूरा चक्कर कटवा सकते हैं। ठीक है, आई रियली होप समझ गए होंगे। तो मेरे ख्याल से बेटा नन ऑफ दीज बेटा आपका आंसर आ जाएगा, या फिर 0 बोल दीजिए। इवन कोई बच्चा ऐसे कहते कि सर मैं यूं चलाते हुए यहां ले आया, अब बताओ वर्डन कितना होगा। अब ऑफ कोर्स किसी किसी जगह वर्डन बड़ा पॉजिटिव होगा, किसी किसी जगह वर्डन नेगेटिव होगा, लेकिन नेट अब भी 0 होगा। सर नेट 0 होगा, इस बात को कैसे कह सकते हो? इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके द्वारा किया गया वर्क डन क्लोज्ड पाथ के अंदर 0 होता है, उसके अगेंस्ट किया गया वर्क डन भी क्लोज्ड पाथ के अंदर 0 होता है, अगर आप कांस्टेंट स्पीड से लेकर जा रहे हो तो। ये किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स की एक बेसिक डेफिनेशन है। तो अगर मान लीजिए कि आप ऐसे रैंडम पाथ के अलोंग भी जा रहे हो, लेकिन जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तब भी आपके इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्डन 0 ही होगा। ठीक है, ये तो बड़ा फिर भी सर्कल था, सर्कल तो प्रूव करना कितना आसान था। सर्कल ना भी होता और मान लीजिए ऐसे किसी रैंडम पाथ के अलोंग लेके आता, तब भी आपका नेट वर्डन 0 ही आता। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा सवाल, और पोटेंशियल एनर्जी लिखने का जो हमारा फॉर्मूला वगैरह उसकी अच्छी प्रैक्टिस कराया गया है, सवाल करते हैं। 3 point charges as are shown in the figure lies along straight line. The energy needed to exchange the position of central positive charge with one of the negative charge. बेटा इसको इधर और इसको इधर लाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ऑफ कोर्स मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये जो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको शब्दों में एक तरीके से और यूज कर सकते हैं कि बताओ एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को रिप्लेस करने के लिए। तो सवाल दो तरीके से पूछ सकते हैं, लैंग्वेज बता रहा हूं बेटा। इसमें लिख दिया कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इन दोनों चार्ज पार्टिकल की पोजीशन चेंज करने में। मैं इसको ऐसे ही पूछ सकता हूं कि एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को रिप्लेस करने में। आई होप दोनों लैंग्वेज आपको याद रहेंगी। तो जब भी वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पूछे तो U फाइनल माइनस U इनिशियल करना, चेंज इन एनर्जी पूछेंगे तब तो U फाइनल माइनस U इनिशियल करना ही है। कभी अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का अगर वर्क डन पूछे तो बेटा U इनिशियल माइनस U फाइनल करना। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रहनी चाहिए। चलो खैर करते हैं, पहले चेक करते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और फिर फाइनल कितनी है, फिर माइनस कर देंगे। व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है कि Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन। बेटा एक का चार्ज Q, एक का चार्ज माइनस Q, ये तो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है K Q1 Q2 अपॉन R नहीं बेटा A, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो एनर्जी ये वही एनर्जी। एक इंटरेक्शन और है ये वाली, इन दोनों की आएगी बेटा ऑफकोर्स K माइनस Q इंटू माइनस Q बेटा प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2A, क्योंकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन तो 2A है। फॉर्मूला बहुत ही क्लियर से बेटा, K Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन। 3 टर्म्स दी, तीनों लिख दी बेटा। 2 माइनस हाफ, बेटा 2 माइनस हाफ इज आई थिंक माइनस 3/2, सॉरी मतलब हाफ माइनस 2 इज बेटा माइनस 3/2, माइनस 3/2 KQ स्क्वायर अपॉन A। ये इनिशियल है। फाइनल कितनी होगी सोचता बेटा, फाइनल क्या होगा? फाइनली प्लस Q यहां पर होगा, माइनस Q यहां पर होगा, माइनस Q यहां पर होगा। हमने बेटा ये पोजीशंस इंटरचेंज कर दी, ये वाले डिस्टेंस A, ये वाले डिस्टेंस A। व्हाट इज द फाइनल एनर्जी? सोचते हैं बेटा, इन दोनों की इंटरेक्शन कितनी आएगी? KQ अपॉन A। इन दोनों की KQ अपॉन A, बेटा दोनों माइनस माइनस थे ना, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। लास्ट कौन सी बची? इन दोनों की माइनस में क्या था, एक का चार्ज पॉजिटिव एक का चार्ज नेगेटिव, माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2A। ये वाले टर्म और ये वाले टर्म थोड़ा क्या हो गए कैंसिल।
सिर्फ ये बच गई मेरे पास आगे, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। मुझसे पूछा बताओ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या होगा। बड़ा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। बड़ा माइनस माइनस हो गया प्लस 3/2 माइनस हाफ। बड़ा कितना आ गया 1। आंसर कम्स आउट टू बी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज ऑफ कोर्स क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। यस बेटा, द ऑप्शन इज सी। सी बेटा हमारा आंसर है। आई रियली होप सारा का सारा मामला समझ गए होंगे और इसी बहाने पोटेंशियल एनर्जी लिखना भी सीख गए होंगे। आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट इज, हाँ बेटा अगेन बढ़िया सवाल और फॉर्मूले का एक तरह से रिवीजन कराएगा और अगेन अच्छा कॉन्सेप्ट भी बताएगा। एक वेरी लार्ज स्फीयर है, चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है ऑन द सरफेस, इज कंप्रेस्ड यूनिफॉर्मली, उसको कंप्रेस कर रहे हैं टिल इट्स रेडियस रिड्यूसेस टू आर। बड़ा स्फीयर है और कंप्रेस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स बताओ होलो स्फीयर ही हुआ। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इन द प्रोसेस। बड़ा समझ जाना, पहले आपके पास स्फीयर था बहुत 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 बड़ा, इसका मतलब उसका रेडियस इनफाइनाइट था। इसको कंप्रेस करते 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 मैंने ऐसे स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया जिसका रेडियस आर है। मुझसे पूछा बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्डन कितना होगा अगर इस पर चार्ज क्यू है, तो कर लेंगे बेटा, कोई इतना बहुत भारी काम तो नहीं है। जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्डन पूछेंगे तो मेरे बच्चे हमेशा कहेंगे कि सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल कितनी है, एक स्फीयर के पास अगर चार्ज क्यू है तो उसके पास खुद के पास एनर्जी होती है और उसका फॉर्मूला होता है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रेडियस, जिसे हम सेल्फ एनर्जी भी कहते हैं। तो इनिशियल एनर्जी तो जीरो होगी क्योंकि रेडियस इनफाइनाइट है, माइनस बाद में कितनी होगी, बड़ा बाद में होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर। सॉल्व करते हैं आंसर आ गया माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, या फिर बड़ा दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस साइन के साथ। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। यस बट द ऑप्शन इज बी। वैसे इस सवाल को हम थोड़ा सा दिमाग लगाते तो बिना किसी कैलकुलेशन भी कर सकते थे, हालांकि कैलकुलेशन को बहुत टफ तो नहीं है, बट फिर भी बच्चा ऐसे सोच सकता है कि देखो ऐसा है कि ये सारा का सारा क्यू चार्ज है, ऐसे फैला हुआ है और कोई फोर्स तो है नहीं, ये सारे शेल के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, तो इस छोटे से चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, लेकिन हम इसे कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ और हम कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करोगे तो ये वाले पॉइंट बेटा किधर आएंगे, अंदर की तरफ। इस चार्ज पार्टिकल को शेल के सारे चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, लेकिन कंप्रेस करने के लिए मैं लाऊंगा अंदर की तरफ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है एक तरीके से अंदर की तरफ। तो इस कारण से इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्डन बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि फोर्स बाहर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ। चारों ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो नेगेटिव है, कौन सा, बी। तो हम बी ऐसे लिख सकते थे। हालांकि कोई ट्रिक लगाने की जरूरत ऐसी थी नहीं, क्योंकि फॉर्मूला है इतना आसान, बच्चा वैसे कर लेगा। लेकिन किस बच्चे को फॉर्मूला ना आता हो सेल्फ एनर्जी का, तो वो बच्चा ठीक है बड़ा ट्रिक लगा के भी कर सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, ठीक है, मैंने भी आपको याद करा रखा है। अगेन बेटा फॉर्मूला बेस्ड एक सवाल और सुनिएगा। टू कोएक्सियल इनफाइनाइटली लॉन्ग मेटालिक सिलेंडर्स हैविंग रेडियस r1 एंड r2 बेटा r1 से बड़ा है, आर मेंटेन्ड एट पोटेंशियल डिफरेंस v0। बेटा दोनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस v0 है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम देयर एक्सिस, ठीक है, r जो बड़ा वो r1 से तो बड़ा है और r2 से छोटा है। सोचते हैं ये एक सिलेंडर जिसके पास बड़ा लेट्स से चार्ज पर यूनिट लेंथ है λ1, ये दूसरा सिलेंडर इसका लेट से बड़ा चार्ज पर यूनिट लेंथ है λ2, ऐसा मामला है। अंदर वाले का रेडियस मेरे पास है r1, बाहर वाले का रेडियस बड़ा मेरे पास है r2, ठीक है, और यहां से स्मॉल r डिस्टेंस दूर, बड़ा स्मॉल r जो है वो r2 से छोटी है, r1 से बड़ी है। यहां पर मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए। अब मेरे बच्चे जानते हैं इस बात को कि बाहर वाले सिलेंडर के कारण अंदर, होलो सिलेंडर के कारण अंदर वाले पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, और अंदर वाले सिलेंडर के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी होगी जैसे इनफाइनाइट वायर की वजह से होती है। अगर मैं यहाँ पर इनफाइनाइट वायर मान लूँ और चार्ज पर यूनिट लेंथ उसकी λ1 मान लूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 2k λ1 अपॉन r।
वैसे तो यही आंसर है, लेकिन सवाल में लेमडा दिया ही नहीं, लेमडा नहीं दिया, लेकिन लेमडा निकालने का कोई ना कोई जुगाड़ दे रखा होगा। मुझे बोल रखा है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V नॉट है। अब सुनो बेटा, यहाँ पर 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 मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है। यहाँ 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एक तरह से इन्फाइनाइट वायर के कारण होगी। एक तरह से इन्फाइनाइट वायर तो ये बाहर वाले पॉइंट के लिए तो सिलेंडर कैसे बिहेव करता है, इन्फाइनाइट वायर की तरह बिहेव करता है। इन्फाइनाइट वायर के कारण हमें दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पहले से ही लिखना आता है, नहीं लिखना आता तो मैं सिखा देता हूँ। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू होगी 2k λ1 log ऑफ R2 अपॉन R1, एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस अपॉन एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस, R2 अपॉन R1। ये ले बेटा काम बन गया। यहां से मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि 2k λ1 कैन बी रिटन एज V नॉट अपॉन लॉग ऑफ R2 अपॉन R। बेटा चेक कर लेना, ये वाले फॉर्मूले में आपको पहले क्लास में लिखा चुका हूं। उस 2k λ1 को बेटा यहां पर उठा के रख दो, जैसे मैंने यहां पर रखा मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू बेटा कितनी आ गई, 2k λ1 को क्या लिखना है, V नॉट अपॉन स्मॉल r ln R2 upon R1. There must be some option like that. V naught upon R ln R2 upon R1. ये बड़ा आपका आंसर आना चाहिए, ये बड़ा आपका आंसर आना चाहिए। समझ गए सारे सारे बच्चे? आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट आसान सा है सवाल बेटा, ये तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बनना चाहिए यार। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बड़ा इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसका डायपोल मोमेंट मुझे दे रखा है बेटा कितना, 10⁻⁻28 कूलम्ब इनटू मीटर। किसी भी एंगल थीटा पर यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा r डिस्टेंस पर, मैंने मेरे बच्चों को फॉर्मूला सिखा रखा है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। लेकिन मुझे तो एक्सिस पर ही पूछा है, मतलब सामने वाले पॉइंट पे पूछा है, सामने वाले पॉइंट पे पूछा तो थीटा को 0 रख दो, तो यहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास सीधा आ जाएगा kp अपॉन r स्क्वायर। तुमने कुछ नोटिस किया? इसी बहाने बेटा मैंने सारा फॉर्मूला आपको अब इससे बता भी दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी है। k की वैल्यू कुछ नहीं बोल रखा तो एयर मानेंगे, एयर में k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। p बड़ा p सवाल में जरूर दे रखा है, अगर वो चाहता है कि सवाल करो तो बड़ा सवाल वैल्यू देगा। p की वैल्यू है 10⁻⁻28, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय r स्क्वायर, यहां से आता है डिस्टेंस बेटा 10 एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻⁻9 हो गया, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया 9 × 10⁻⁻, बेटा -1 हो गया वो शायद, भाई 27 हो गया ना, 18 ये और 9 27, 27 में थोड़ा कैंसिल, आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट विद 0.9 volts। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, यस ऑफ कोर्स, आंसर इज 0.9 volts। ठीक है बच्चों, किसी और पॉइंट पे भी अगर पूछ रखा होता तो हम वहां पर भी बड़े आराम से पोटेंशियल लिख सकते थे, कोई दिक्कत हमें नहीं है, हमें जनरल फॉर्मूला आता है, ठीक है, आता है ना। नेक्स्ट बहुत बढ़िया सवाल, और जेई मेन लेवल का सवाल तो देखो नहीं है, मैं पहले बोलता हूँ, हालांकि मैंने ये इस तरह का सवाल क्लास वगैरह में आपको करा रखा है। ये सवाल तो एडवांस लेवल का है, लेकिन मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना इस सवाल के बहाने मैं बहुत सारी बातें बता दूंगा कंडक्टर वाली। हालांकि ये सारी बातें मैं तुम्हें लिखा चुका हूँ रिविजन के टाइम भी, बट फिर भी सवाल के थ्रू देखना अलग होता है। मैं पहले बोल दूं बेटा इस बात को कि इस तरह का सवाल जेई में तो मेन में तो नहीं पूछेंगे। अब यार पूछ ले तो अलग बात है, तो तुम ऐसा नहीं कि उस दिन तलवार निकाल के बैठ जाओगे सर कैसे पूछ लिया, ठीक है। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए नहीं करा रहा कि भाई जेई में पूछेंगे, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह सवाल करा के मैं आपको चीज़ें सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो चीज़ें सिखाने के लिए सवाल करा रहा हूँ। इस तरह का सवाल अगर मान लो कि जेई मेन में अगर आया तो मान लेना कि ये सबसे टफ सवाल होगा उस पेपर का, मैथ्स वाले सवाल से भी टफ, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन में टफ नहीं, कॉन्सेप्ट में, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता बच्चों को ये वाला इतना ना, वो वैसे परेशान होते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। A dipole having dipole moment P is placed in front of a solid uncharged, ये uncharged है, conducting sphere as shown in the diagram।
बेटा सामने डायपोल पड़ा है ऐसे, द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, बेटा मुझसे पॉइंट ए पर पूछा है कि पोटेंशियल कितना होगा, और ये जो पॉइंट पी है बेटा वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस दूर है, ऐसे आर डिस्टेंस दूर है, निकालेंगे कुछ करेंगे बेटा, ठीक है। ये एंगल आपका 90 है, ये लाइन बेटा ऐसे टेंजेंट है। मैं नया डायग्राम बनाता हूँ। ये आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना। ये आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर बड़ा कोई ना कोई पॉइंट यहां कहीं बड़ा कोई पॉइंट है ए, ये बड़ा आपका सेंटर, और यहां कहीं बड़ा आपके पास कोई डायपोल पड़ा है। डायपोल का डायपोल मोमेंट है पी, बड़ा ये वाला एंगल शायद फाई या थीटा कुछ दे रखा होगा, फाई दे रखा, ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बड़ा मेरे पास ये आर है और ये टेंजेंट है, तो बड़ा ये वाला एंगल आपको 90 सवाल के अंदर गिवन है, ठीक। मुझसे पूछा बताओ ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। जो बच्चा हल्की सी बेवकूफ़ी करेगा ना वो क्या करेगा, वो बोलेगा देखो सर ये रहा डायपोल, और डायपोल से आर डिस्टेंस दूर फाई एंगल पर पोटेंशियल होगा के पी कॉस फाई अपॉन यहां से तक की दूरी का स्क्वायर, ऐसे बोलेगा। और के पी कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर, सबसे पहले ऑप्शन ही है, तो ऑप्शन आते तो बच्चा इमोशनल होएगा कि ओ माय गॉड मैंने तो बचा दी। ऑफ कोर्स बड़ा ये वाला तो गलत है। सर कैसे गलत है, ये जो आपने पोटेंशियल लिखा है ये डायपोल की वजह से लिखा है, नेट नहीं है। सर नेट नहीं है, और कौन है, और भी है। ये आपके पास जो स्फीयर है ये मेटल का है, लेकिन सर मेटल का है लेकिन ये तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो है लेकिन होगा क्या कि इस डायपोल के कारण इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, इस कारण से इधर की तरफ थोड़ा चार्ज आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव, और इधर की तरफ आपके पास चार्ज कुछ आ जाएगा नेगेटिव। मैं जानता हूं कि ये जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव, क्योंकि नेट चार्ज तो जीरो है, लेकिन ये जो नेगेटिव है और ये जो पॉजिटिव है इसका डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता नहीं कैसा है, इसके कारण भी ए पॉइंट पर कोई ना कोई पोटेंशियल आ जाएगा। सर वो पोटेंशियल कैसे लिखोगे, नहीं लिख रहा, वो एक बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट इतना मेरे को समझ में आ गया कि ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा दिस प्लस ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसके कारण भी पोटेंशियल, और वो मुझे लिखना नहीं आता। ना तो मुझे ये पता कि ये चार्ज इंड्यूस कितना है, ना मुझे ये पता कि ये चार्ज इंड्यूस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म तो कैसे कैसा, मुझे कुछ नहीं पता। तो करेंगे कैसे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब कॉन्सेप्ट सुनना, कॉन्सेप्ट ये है कि सेंटर पर एक पॉइंट लो सी। मैंने मेरे बच्चों को सिखा रखा है कि अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अंदर वाले पॉइंट पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और अंदर अगर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो ए पॉइंट का और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो जो पोटेंशियल ए का है प्यारे बच्चों वही पोटेंशियल आपके सी का है, और सी का पोटेंशियल लिखना आसान है। सर सी का आसान क्यों है, दिखाता हूं। डायपोल के लिए तो सी वाला पॉइंट एक्सिस पे है, एक्सिस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है केपी अपॉन दूरी का स्क्वायर। बेटा दूरी यहां से तक की दूरी आर नहीं है, बेटा यहां से तक की दूरी आर अपॉन कॉस फाई है। चेक कर लो बेटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, आर अपॉन कॉस फाई प्लस। सर ये इंड्यूस चार्जेस के कारण में तो सी पॉइंट पोटेंशियल आएगा, हाँ आएगा, लिख देता हूं। नेट चार्ज बड़ा जीरो है तो ऑफ कोर्स ये वाला चार्ज अगर माइनस क्यू है तो बड़ा ये वाला चार्ज आपके पास प्लस क्यू है। ये माइनस क्यू सारा का सारा यहां से कैपिटल आर डिस्टेंस पे है, तो इसके कारण पोटेंशियल आएगा के माइनस क्यू अपॉन आर। लेकिन सर आपने तो अभी भी कहा था कि माइनस क्यू मुझे पता ही नहीं कितना है, नहीं पता, वेट तो करो। ये वाले प्लस क्यू के कारण भी पोटेंशियल आएगा सी पॉइंट पर, कितना आएगा, ये सारा का सारा प्लस क्यू भले ही नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो लेकिन है तो सी से आर डिस्टेंस दूर ही, इसके कारण पोटेंशियल आएगा के क्यू अपॉन आर। लेकिन सर ये क्यू तो आपको पता ही नहीं है, अरे जरूरत ही नहीं है, कैंसिल हो जाएगा।
ये आ गया आपके सी पॉइंट का पोटेंशियल, और जो सी पॉइंट का पोटेंशियल बेटा वही आपके ए पॉइंट का पोटेंशियल। केपी कॉस स्क्वायर फाई अपॉन आर स्क्वायर, केपी कॉस स्क्वायर फाई अपॉन आर स्क्वायर, ये बेटा आपका बी ऑप्शन। क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? मेरे ख्याल से एक कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हुआ कि जब भी इस तरह से कोई डायपोल या चार्ज पार्टिकल वगैरह पड़ा रहता है तो न्यूट्रल मेटल होने के बावजूद भी बड़ा इफेक्ट आ सकते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्जेस वगैरह आ सकते हैं, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी तो हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। सेंटर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना अक्सर बाकी पॉइंट्स के मुकाबले आसान होता है, क्योंकि जो इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल होता है बेटा वो हमेशा सेंटर वाले पॉइंट पर कैंसिल कर जाता है, बाकी पॉइंट्स पर कैंसिल नहीं करता। ठीक है, अच्छा सवाल था। मैं पहले बोल दूं बेटा हर किसी बच्चे के लिए सवाल नहीं था, बट फिर भी बताने के लिए सिखाने के लिए बात इसके अंदर खूब सारी थी। चलिए बच्चों आगे मचाते हैं। नेक्स्ट इज ए मेटेलिक सॉलिड स्फीयर। बड़ा ध्यान देना, मेटेलिक है, मेटेलिक मतलब कंडक्टिंग, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। द लाइन ऑफ फोर्सेस फॉलोज द पाथ। बड़ा इनमें से कौन सी लाइन सही है कौन सी गलत है? सबसे पहले बी और सी तो गलत हो गए। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मेटल के कंडक्टर के अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर आनी नहीं चाहिए। बी गलत सी गलत, या तो ए सही है या डी सही है। ए भी गलत। सर कैसे? बेटा ए ऐसे गलत कि अगर मैं यहां पर सेंटर मानूं तो इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है। मैंने आपको सिखा रखा है, बता रखा है कि मेटल की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। हाँ ये सही लग रहा है, डी सही लग रहा है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेटल के सरफेस को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है। ये जो लाइन है बड़ा ये ऐसे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है। डी सीम्स करेक्ट, डी इज द आंसर। अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्यारा कॉन्सेप्ट है। दो बातें सीख गए, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर एंटर नहीं करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, और अगर मेटल के सरफेस से अगर टकरा रही है तो हमेशा कैसे टकराएगी? नॉर्मली टकराएगी। ये वाला सवाल तो नहीं, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल पहले जेई पूछ चुका है एडवांस के अंदर। इस तरह का सवाल तुम अगेन मेन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के सवालों करने में बड़ी मुश्किल से 1.5 मिनट के आसपास का समय लगता है, और बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट आता तो वो सवाल तो सटाक से कर देगा, उसको लोड ही नहीं है, उसे कौन सी कैलकुलेशन करनी है। आगे चले प्यारे वाले बाल को। नेक्स्ट इज एक आसान सवाल, और अगेन बेटा क्लास टाइप में, बेटा क्लास में भी हमने इस तरह के सवाल कर रखे हैं। सवाल तो नहीं मतलब ऐसे बात कर रखी है, उस टाइम से लिखाया तो नहीं था, बट बात कर रखी है। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ठीक है बेटा। फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द फेस ए बी सी डी। बेटा ठीक है, ये जो ए बी सी डी वाला फेस है इससे कितना फ्लक्स पास होगा, और इसी फेस के ऊपर तुमने ये चार्ज रखा हुआ है, जीरो, कोई फ्लक्स पास नहीं हुआ। इस बात को इमेजिन करना कोई टफ काम थोड़ी बेटा। मान लीजिए ये आपके पास कोई स्क्वायर प्लेट, और इस स्क्वायर प्लेट के वर्टेक्स पर मैंने ऐसे कोई ना कोई चार्ज रख दिया। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन इस सरफेस से तो बड़ा ये जस्ट जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी वो टच करते हुए जाएगी, यूं टच करते हुए जाएगी, क्रॉस नहीं होगी, कोई भी लाइन क्रॉस नहीं होगी। जैसे 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 मान लीजिए बेटा मेरे पास ये कोई स्क्वायर प्लेट, ठीक है, मेरे पास ये कोई स्क्वायर प्लेट, इस स्क्वायर प्लेट पर क्यू चार्ज मैंने ऐसे रख दिया, उसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आएगी ऐसे। ऑफ कोर्स इसने बेटा इस स्क्वायर प्लेट को क्रॉस नहीं किया, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आएगी ऐसे, इसने भी क्रॉस नहीं किया, यूँ आएगी उसने भी क्रॉस नहीं किया, यूँ आएगी उसने भी क्रॉस नहीं किया, यूँ आएगी उसने भी क्रॉस नहीं किया, यूँ आई वो भी क्रॉस नहीं करेगी। कुछ लाइन्स यूँ टच करते हुए निकल जाएंगी, टच करते हुए निकल जाएंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, टच करते हुए निकल जाएंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, टच करते हुए निकल जाएंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। एक भी लाइन ने सरफेस को क्रॉस नहीं किया तो फ्लक्स विल बी ऑब्वियसली जीरो, कोई फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, तो इस फेस से पूछा है, सिर्फ इस एबीसीडी वाले फेस से पूछा है, इस एबीसीडी वाले फेस से किसी प्रकार का कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। एक बात और बोल दूं बेटा, ये जो वर्टेक्स है ना ये ऊपर वाले फेस में भी है, और जो बाहर की तरफ आता हुआ फेस है ना उसमें भी है।
इसमें से भी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, इसमें से भी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, और बाहर जो सरफेस है उसमें से भी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। फ्लक्स गुजरेगा सिर्फ और सिर्फ इस क्यू चार्ज के कारण, पीछे वाले सरफेस से, नीचे वाले सरफेस से और इधर वाले सरफेस से। अगर यहाँ चार्ज पड़ा है तो इसमें से फ्लक्स निकल जाएगा, इसमें से निकल जाएगा, इसमें से निकल जाएगा, इसमें से, इसमें से और इसमें से किसी प्रकार कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो ये जो वर्टेक्स जिन 3 फेसेस ने शेयर कर रखी है उनमें से किसी प्रकार का फ्लक्स नहीं गुजरेगा। हालांकि हमसे इतनी सारी बातें नहीं पूछी थी, हम तो सिर्फ उसे पूछा था कि ABCD में से फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो जवाब दे देना कि सर ABCD में से तो फ्लक्स गुजरेगा 0। अच्छा सवाल बेटा, कंडक्टर के कॉन्सेप्ट पर तगड़ा सवाल, तगड़ा। अगेन सवाल है एडवांस लेवल का, लेकिन मैं तो करा रहा हूं यार सिर्फ इसीलिए कि मुझे लगा कि इसी बहाने मैं आपको कुछ बातें ही बता दूं, है ना। और कंडक्टर थोड़ा सा बच्चों को परेशान तो करता ही है, हम डिटेल में देख लेते हैं। चलिए सोचते हैं। ए पॉजिटिव चार्ज Q इज केप्ट एज शोन इन फिगर इनसाइड ए न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल हुज सेंटर इज एट C। अच्छी बात है बेटा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है E। देन फोर्स ऑन Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सोच लेंगे। नेट फोर्स ऑन Q इज 0, सोच लेंगे। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q एंड कंडक्टिंग शेल कंसिडर्ड एज ए सिस्टम इज 0, सोच लेंगे। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द शेल ड्यू टू E इज 0, सोच लेंगे। सारी बातें सोच लेंगे। अगर हमें डिटेल में अगर देखना है तो बढ़िया से डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले बेटा ये आपका शेल, बड़ा शेल में मैं जानबूझ के ना ऐसे इनर सरफेस और आउटर सरफेस बना रहा हूं, थोड़ी बेटर फीलिंग आ जाए इसलिए तो बराबर ही आप अच्छे से समझ पाओ बेटा, इसलिए थोड़ा सा शेल को ऐसे बना रहा हूं। इनर सरफेस और आउटर सरफेस दोनों दिखा रहा हूं। आराम आराम से देखना बेटा, एक ही सवाल में मैं कंडक्टर की बहुत सारी बातें बता दूंगा, है ना। और ये तुम्हारे ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जेई मेन में काम आएंगे, एडवांस में भी काम आएंगे। ठीक, ये सेंटर यहां कहीं Q चार्ज रख दिया। ध्यान रखना, यहां कहीं अगर Q चार्ज रख दिया है तो अंदर वाली सरफेस पर अपने आप -Q चार्ज आ जाएगा। और ये वाला Q चार्ज अगर सेंटर पे होता तो वो -Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता। लेकिन ये वाला Q चार्ज यहां पर है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को कम खींचेगा। इस कारण से यहां पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां कम। लेकिन ये कुल मिलाकर चार्ज कितना है -Q, और ये सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन सर ये शेल तो पॉजिटिवली चार्ज था ना। नहीं सर, ये सारे शेल तो सवाल में न्यूट्रल दे रखा है। न्यूट्रल दे रखा है तो ऑब्वियस बात है कि अगर अंदर -Q है तो बाहर +Q है। और बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा रखी है ऐसी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भागेगा इस तरफ, तो वो जो +Q है उसकी डेंसिटी यहां ज्यादा होगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज को ड्रैग करेगा ऐसे, नेगेटिव चार्ज को ड्रैग करेगा ऐसे। इसलिए यहां पॉजिटिव ज्यादा, यहां पॉजिटिव कम। यहां पर +Q चार्ज आ गया है और ये वाला +Q चार्ज भी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सॉरी बेटा, मैंने यहां पर गलत लिख दिया। ये जो अंदर -Q है ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं अपन को। फोर्स ऑन Q ड्यू टू E इज 0, गलत है बेटा, गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। इस Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या फोर्स 0 होगा? नहीं सर, हमने इलेक्ट्रोसिटी में पढ़ा था। नहीं, तुमने ये नहीं पढ़ा था, तुमने ये पढ़ा था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड और शेल की बाहर वाली सरफेस पर जो चार्ज है उन दोनों के कारण मिलाकर अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, और इन दोनों के कारण मिलाकर नेट फोर्स 0 आएगा। बल्कि मैं तो श्योर हूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा इधर की तरफ Q इंटू E। दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो +Q चार्ज होगा
ये और ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्रिएट करेंगे, नेट फोर्स जीरो क्रिएट करेंगे। इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जितना फोर्स इधर लगेगा, ये जो बाहर प्लस क्यू चार्ज पड़ा है उसके कारण भी इतना ही फोर्स इधर लग जाएगा। ये दोनों फोर्सेस मैंने किसकी वजह से लिखे हैं? किसकी वजह से लिखे हैं? इसकी वजह से और इसकी वजह से। अभी भी इस प्लस क्यू चार्ज पर एक जने का फोर्स रह गया है, किसका? ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसकी वजह से। ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ऑब्वियस बात है बेटा, नेगेटिव चार्ज यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, तो ऑफकोर्स नेट फोर्स ऐसा आ जाएगा। लेकिन ये बाहर वाले दोनों चीजें, उनकी वजह से नेट इफेक्ट आपका जीरो आ गया। इसका मैंने एक नाम भी निकाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर वाले सरफेस पर तो चार्ज इंड्यूस है, उन दोनों की वजह से मिलाकर नेट फोर्स जीरो होगा। अभी भी इस प्लस क्यू चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो किसकी वजह से होगा? जो अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से फोर्स होगा। वो कितना होगा वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फोर्स होगा जरूर। बाहर वालों के कारण इक्विवेलेंट अपोजिट आके वो कैंसिल कर जाएंगे। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए इज जीरो। झूठ झूठ, साफ साफ झूठ। नेट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, अगेन झूठ, अगेन झूठ। सर कैसे झूठ? कैंसिल तो हो गए। अरे यार ये जो कैंसिल हुए हैं ये बाहर वालों के कारण अंदर इफेक्ट जीरो हुए हैं। इस प्लस क्यू चार्ज पर किसके कारण फोर्स आएगा? जो अंदर वाली सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण फोर्स आएगा। और मैं जानता हूं कि यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज कम है, तो ऑब्वियस बात है कि कुछ ना कुछ फोर्स ऐसे आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। गलत है वो, गलत है। ठीक है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू एंड कंडक्टिंग शेल कंसिडर्ड एज अ सिस्टम इज जीरो। क्या बोला बेटा सवाल के अंदर? क्या बोला कि इसको और शेल को अगर मैं सिस्टम लूं तो नेट इफेक्ट, नेट फोर्स जीरो आएगा। सोचते हैं आराम आराम से। अगर मैं शेल को देखूं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने नेट फोर्स जीरो लगाया है। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर क्यू चार्ज है उस पर तो फोर्स आएगा क्यू ई फोर्स इधर, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स आएगा क्यू ई इधर। तो शेल पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स जीरो है। फोर्स ऑन शेल ड्यू टू ई जीरो है। लेकिन इस क्यू चार्ज पर तो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर की तरफ क्यू ई। लेकिन फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू ई जो है वो तो फोर्स है क्यू ई, वो भी राइट साइड में। ये जो आपस में जो फोर्स लगाए तो कैंसिल हो गया, क्योंकि सिस्टम कौन है? ये वाला क्यू चार्ज और शेल। तो जो आपस में जो फोर्स लगाया वो तो कैंसिल हो गया। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ने शेल पर फोर्स लगाया जीरो, क्योंकि शेल का नेट चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो बाहर वाले शेल की बेटा बाहर वाले सरफेस पर क्यू इस तरफ, अंदर वाले सरफेस पर क्यू इस तरफ। शेल ने चार्ज पर और चार्ज ने शेल पर लगाया, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं क्योंकि तो सिस्टम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया इधर की तरफ क्यू इनटू ई। तो शेल पर है जीरो, चार्ज पर है क्यू ई राइट साइड में, तो ऑब्वियस बात है कि शेल प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया है इधर की तरफ राइट साइड में क्यू इनटू ई। गलत, ये तो जीरो बोल रहा है, गलत। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द शेल ड्यू टू ई इज जीरो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द शेल ड्यू टू ई इज जीरो, ये सही लग रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स आएगा इधर की तरफ क्यू इंटू ई, माइनस क्यू चार्ज पर आएगा इधर की तरफ ई। तो शेल पर तो आपका जो फोर्स है बेटा वो आपका जीरो। ये वाला स्टेटमेंट मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। शेल पर जो नेट फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो तो बेटा आपका जीरो। आई रियली होप बेटा सारी की सारी बातें आपको समझ में आ ही गई हो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, ये तो बेटा ठीक है, सिंपल से सवाल है। टोटल चार्ज ऑन ए रॉड इज जीरो। बेटा किसी रॉड पर टोटल चार्ज जो है वो आपका जीरो है, बट एवरी पार्ट ऑफ इट इज चार्ज्ड। सर ऐसा कैसे होता है? बेटा कहीं पॉजिटिव होगा कहीं नेगेटिव होगा। इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैंने रख दिया है और फोर्स उस पर एफ है और टॉर्क बेटा उस पर टाउ है। तो मुझसे पूछा है कि फोर्स जीरो होगा नॉन जीरो होगा? फोर्स तो जीरो होगा। जैसे मान लो बेटा मेरे पास ये रॉड है, ठीक है,
आधे हिस्से पर मान लो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, बाकी आधे पर मैं बोल दूँ चार्ज पर यूनिट लेंथ माइनस लैम्डा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लेंथ लेट से L/2, यहाँ लेंथ L/2। अगर मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे लगा दी तो इस पर तो फोर्स आएगा इधर की तरफ E इंटू चार्ज, बड़ा चार्ज कितना होगा लैम्डा इंटू L/2। ये चार्ज नेगेटिव है, इस पर फोर्स आएगा इधर की तरफ E इंटू लैम्डा इंटू L/2। जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, तो नेट फोर्स तो हमेशा जीरो आएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसलिए, तो नेट फोर्स तो आपका जीरो आएगा। सी गलत, डी गलत, फोर्स तो जीरो आएगा। टॉर्क का क्या है, टॉर्क जीरो, ए ऑप्शन है कि टॉर्क जीरो ही होगा, बी ऑप्शन है कि टॉर्क जीरो हो सकता है। तो टॉर्क हमेशा जीरो होगा, ये तो गलत है। जैसे इस वाले सवाल में अगर देखो तो ये फोर्स लग रहा है ऐसे, उसका टॉर्क आ रहा है ऐसे, ये वाला फोर्स लग रहा है ऐसे, इसका टॉर्क आ रहा है ऐसे, तो फोर्स कपल बना के टॉर्क तो आ ही सकता है। तो टॉर्क हमेशा जीरो है ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ जीरो हो सकता है। किस केस में जीरो हो सकता है, उस केस में हो सकता है जब रॉड यूं पड़ी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे हो, फिर उस केस में इस पॉजिटिव वाले हिस्से पर फोर्स आएगा इधर की तरफ, नेगेटिव वाले हिस्से पर फोर्स आएगा इस तरफ, और दोनों तरफ से फोर्स अगर ऐसे आएंगे तो टॉर्क आपका आएगा जीरो। तो टॉर्क जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो ये तो कह रहा है कि टॉर्क मस्ट भी जीरो, और ये कह रहा है कि टॉर्क में भी जीरो, तो ऑफ कोर्स ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलो बच्चों, आसान सा ये सवाल, फॉर्मूला मैंने आपको क्लास के अंदर बता रखा है यार, फॉर्मूला वगैरह बेटा मैंने आपको सारे के सारे बड़े आराम से बता रखे हैं। सुनना बेटा, एक स्फेरिकल शेल है, चार्ज डेंसिटी दे रखी है उसकी बड़ा दिस मच कूलम्ब पर मीटर। इफ ए पिन मोर होल इज मेड इन द सरफेस ऑफ द शेल देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल। बड़ा ठीक है, सवाल इस तरह से कि बड़ा आपके पास इस तरह से कोई शेल है, इसका चार्ज पर यूनिट एरिया दे रखा आपको सिग्मा। हमने क्या किया बेटा कि एक छोटा सा होल कर दिया, छोटा सा होल कर दिया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे तो बेटा मैंने आपको सिखा रखी है कि दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, होल करने के बाद यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा मुझसे वो पूछिए। तो बेटा इस बात को आप याद रख सकते हो कि अगर आप यहां से हल्की सी चीज अगर हटाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जस्ट हाफ हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अच्छा सा पॉइंट है, बड़ा याद रख सकते हो। बल्कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे मान लो कि ये वाला जो सरफेस है ना, इसके जस्ट पास में ये वाला पॉइंट है ना, तो इस इतने से हिस्से के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाकी पूरे स्फीयर के कारण भी आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने होल कर रखा है ना, तो यहाँ पर तो चार्ज है ही नहीं, तो वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाकी जो स्फीयर है ना उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आपके पास आंसर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बाकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और इस होल के जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, सिग्मा कितना है बेटा, सिग्मा है 8.8 इंटू 10⁻⁻11 SI यूनिट है, अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.8 इंटू 10⁻⁻12। आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से 5 आंसर आ गया होगा। बेटा कितना आ गया होगा 5। जिस किसी बच्चे ने बेटा 2 वाला फैक्टर यूज नहीं किया होगा, ऑब्वियस बात है कि बेटा उसका आंसर 10 आया होगा। ठीक, तो उसका आंसर गलत है। किसी और जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी होती है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर होल कर रखा है तो यहाँ वाला जो चार्ज था उसका कंट्रीब्यूशन हट गया, तो आधा कंट्रीब्यूशन हट गया, सिर्फ आधा आपका बचता है। ये आधा ही होगा, इस बात को हम क्लास के अंदर प्रूव कर चुके हैं, एंड इट टुक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था उसमें यार ना। तो आपकी मर्जी बेटा, वो डेरिवेशन देखना चाहो देख सकते हो, अदरवाइज इतनी सी बात से मेरा काम बन जाएगा। तो सारी बातें याद रहेंगी। एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, होल करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज अच्छा सा बढ़िया सा एनर्जी का सवाल। सुनिए प्यारे बच्चों, देयर इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फिक्स्ड रिंग, बड़ा रिंग फिक्स है, चार्ज बड़ा उसका दे रखा है, रेडियस दे रखा है, सेंटर पर बड़ा एक पार्टिकल है जिसका चार्ज भी दे रखा है, पॉजिटिव है, मास भी दे रखा है। पार्टिकल को मैंने एक स्लाइट पुश दिया, बड़ा स्लाइट पुश देने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी आप 0 मान सकते हो। ठीक है, अलोंग द एक्सिस सच दैट इट स्टार्ट्स मूविंग। ऑफ कोर्स अगर एक बार ये आगे चलेगी बेटा, फिर तो रिंग उसको पुश करेगी, और पुश करते 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 बेटा कभी ना कभी ये वाला चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे पहुंच गया। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है द पार्टिकल इज गिवन ए स्लाइट पुश अलोंग द एक्सिस सच दैट इट स्टार्ट्स मूविंग।
व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज इन्फिनिटी, जब वो चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पहुंच जाएगा तब बेटा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बहुत आसान है बेटा, यहां से लेकर वहां तक पूरे सिस्टम में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के ही वर्क डन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बेटा आपके कंजर्वेटिव है, इसलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसका तो चार्ज रिंग की वजह से सेंटर पोटेंशियल, रिंग की वजह से सेंटर पोटेंशियल होगा KQ/R शुड बी इक्वल टू फाइनली काइनेटिक एनर्जी, बेटा काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका तो चार्ज रिंग की वजह से इन्फिनिटी पर पोटेंशियल, बेटा रिंग की वजह से इन्फिनिटी पोटेंशियल विल बी 0। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी बेटा, mv² इज इक्वल्स टू 2KQ/R, 2 टाइम्स बेटा k कितना है 9 × 10⁻⁹, दोनों चार्जेस कितने बेटा 2 × 10⁻⁻5, वो कितना है 10⁻⁻5 अपॉन R, R बेटा कितना 10 सेंटीमीटर ना, तो उसको SI यूनिट में यूज करना 0.1 बेटा 10⁻⁹, ये 10⁻10, 10⁻10 बेटा क्या हो गया कैंसिल। बेटा मास कितना 1 है क्या, मास 1 kg ना, हाँ तो मेरे पास v² की वैल्यू आ गई बेटा 1 चला जाएगा नीचे, 2 दूनी 4, 36 36 36 36 36 बेटा 36, बेटा v की वैल्यू आ गई 6 मीटर्स पर सेकेंड, बड़ा v की वैल्यू आ गई है 6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, वैल्यूज आसान थी, कोई बहुत बड़ा काम इसमें था। आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट इज अगेन बेटा एनर्जी का ये सवाल है। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 4 ग्राम, याद रखना बेटा ग्राम में है ये, ठीक है, हैविंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम, ओके, तुम भी ऐसे मार्क कर सकते हो, इज फायर्ड फ्रॉम ए पॉइंट विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, बेटा इनिशियल स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दिस, बेटा पोटेंशियल इस पॉइंट पे इतना है, इन द डायरेक्शन वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस तरफ घट रहा है बेटा उस तरफ वो जा रहा है। फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, बेटा उस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल निकालना है जहां पर स्पीड 10√2 हो गई, वेरी सिंपल, ये वाला पॉइंट, यहां पर पोटेंशियल है 4 × 10⁵ वोल्ट्स, चार्ज है बेटा मेरे पास 1 माइक्रोकूलम, मास है इसका 4 × 10⁻³ kg, मैंने इसको वेलोसिटी दी इस तरफ, कितनी 10 मीटर्स पर सेकेंड, ये चलते 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 यहां कहीं पहुंच गया जहां पर पोटेंशियल पता नहीं कितना है, मुझे निकालना है, ठीक है, और ये चार्ज बेटा वही है, और वेलोसिटी बढ़कर हो गई है 10√2 मीटर पर सेकेंड। सवाल चीख चीख के कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। इनिशियल काइनेटिक हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उस पॉइंट पर पोटेंशियल, यही तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वहां का पोटेंशियल। यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल फाइनल काइनेटिक हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, और पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होगा ऑफ कोर्स चार्ज मल्टीप्लाइड बाय यहां का पोटेंशियल। पॉइंट 2 प्लस 0.4 बेटा कितना आ गया 0.6, शुड बी इक्वल टू 0.4 प्लस 10⁻⁻6 इंटू v, ये इधर गया तो मेरे पास 0.2 इज इक्वल्स टू 10⁻�6 टाइम्स ऑफ v, बेटा v की वैल्यू मेरे पास आ गई है बेटा कितनी 0.2 × 10⁻6, दैट इज ऑफ कोर्स 2 × 10⁻5 volts, ये हमारा आंसर है। लेकिन बेटा एक्सप्रेस योर आंसर इन मल्टीपल ऑफ 10⁻5, पोटेंशियल पूछा है कितने टाइम्स 10⁻5 होगा, तो बोल रहा सर 2 टाइम्स 10⁻5 होगा, तो जो आपका इंटीजर सवाल है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लिखना है, क्योंकि बोल रखा है पहले से कि 10⁻5 की टर्म्स में आपको आंसर लिखना है, तो 2 टाइम्स 10⁻5 बेटा आपका पोटेंशियल है, तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, अच्छा सवाल, इस तरह के कॉन्सेप्ट पर सवाल
बड़ा पहले जेई एडवांस के अंदर ये पूछ रखे हैं और ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन एज दिस मच, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के साथ लगातार वेरी कर रही है एंड पोटेंशियल इज अज्यूम्ड 4 वोल्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन पर पोटेंशियल जो है वो 4 वोल्ट हमने मान रखा है। तो बताओ कि पोटेंशियल 2,1,9 पर कितना होगा, सोच लेंगे। मेन चीज बड़ा ये है कि dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। मेन चीज ये फॉर्मूला है, बाकी सब तो बस गणित है। मेन चीज ये फॉर्मूला है कि dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ई कितना है? ई है बेटा वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy जे कैप प्लस 0 के कैप, सही लिखा ना। dr मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dx का आई कैप प्लस dy का जे कैप प्लस dz का के कैप। डॉट प्रोडक्ट मेरे बच्चों को करनी आती है आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। मेरे पास ये आ गया है माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, बड़ा माइनस को बाहर निकाल लो, प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई डी वाई। ये बड़ा मेरे पास क्या आ गया है? डीवी। ये बड़ा मेरे पास आ गया है डीवी। वाई स्क्वायर के साथ dy होता, या बड़ा यहां पर सिर्फ और सिर्फ y होता, थोड़ा उस केस में इंटीग्रेट करना आसान होता। अगर ये इंटीग्रेबल आपको नहीं लग रहा हो तो ये सोचो कि यार ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, कि ये एक्सप्रेशन किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू एक्स। बड़ा सोच लो, वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन ये है, सोच के दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर एक्स। वाई स्क्वायर बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन dx। अब उल्टा x वैसा का वैसा, वाई स्क्वायर का डिफरेंस आएगा 2y dy। तो मेरे पास आ गया dv इज इक्वल्स टू दिस मच। इंटीग्रेट करो बेटा, दोनों साइड को इंटीग्रेट किया तो मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू बेटा माइनस वाई स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं बेटा, dv इज इक्वल्स टू माइनस d टाइम्स वाई स्क्वायर एक्स। तो बेटा मेरे पास v आ गया वाई स्क्वायर एक्स। लिमिट्स लगा देना बेटा, लिमिट्स लगा देना। जब ओरिजिन पे x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 0 थी, तब बड़ा का पोटेंशियल 4 वोल्ट था। जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तब पोटेंशियल कितना होगा? z तो है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास आ गया v माइनस 4 शुड बी इक्वल टू माइनस बड़ा y को तो रखना 1, 1 का स्क्वायर तो हो गया 1, x को रखना 2 माइनस बड़ा दोनों को 0 रखना तो 0 आ गया। मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 2 वोल्ट्स। ये हमारा आंसर आ गया। तो हम क्या क्या चीजें सीखे? एक तो dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर सीखे, और साथ साथ हम ये भी सीखे कि अगर मान लो कि एक्सप्रेशन टफ आ गया और x और y अगर इस तरह से इंटरमिंगल्ड टाइप हुए तो उस केस के अंदर में किस तरह से इंटीग्रेट वगैरह करना है। हालांकि इस तरह के इंटीग्रेशन वगैरह आपको मैथमेटिक्स में भी आपने कभी ना कभी सीख रखे होंगे। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट इज अच्छा सवाल बेटा, सुनिएगा। एक डायपोल है और डायपोल बेटा वेक्टर फॉर्म में दे रखा, आई कैप जे कैप में मचा रखी है। इस प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा हुआ है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट 1,√2। बड़ा डायपोल है ऐसे कहीं किसी डायरेक्शन के अंदर, और किसी पॉइंट पर मुझसे पूछा है कि बताओ पोटेंशियल कितना होगा। तो वैसे तो हम फॉर्मूला लगाते हैं कि यार पोटेंशियल का फॉर्मूला इज के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर हम थोड़ा सा फंस इसलिए गए क्योंकि थीटा नहीं दे रखा कि पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है ये नहीं दे रखा, बल्कि मुझे पी वेक्टर दे रखा है आई कैप जे कैप में, आर वेक्टर दे रखा है अगेन आई कैप जे कैप में। तो या तो एक काम करो थीटा निकाल लो, या फिर एक काम कर सकते हो उसको ऐसे लिख लो कि पी आर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। सर ऐसा लिखने से फायदा क्या है बेटा? ऊपर को तुम ऐसे लिख सकते हो पी डॉट आर, ऐसे लिख सकते हो, अपना काम बन जाएगा। अब पहले बेटा एक बार आर वेक्टर चेक कर लो। डायपोल पड़ा है 0,0,0 पे, ठीक है, और बेटा हमें निकालना है 1,√2 पे। तो आर वेक्टर मेरे पास आ गया है आई कैप प्लस √2 जे कैप।
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बड़ा कितना √3। ठीक है बेटा, के कितना है 9 इंटू 10⁻⁹। आर क्यूब कितना होगा 3√3। पी डॉट आर करना, ये रहा पी डॉट आर बेटा। ठीक है, आई कैप का आई कैप के साथ तो 1/√3 प्लस जे कैप का जे कैप के साथ तो 2/√3, साथ उड़ा 10⁻⁹ भी है, सही ना। 1/√3 इंटू 1/√3 √2 कितना हो गया 2/√3। ठीक है, सही लग रहा है। ये दोनों निपटे, ये दोनों निपटे बेटा। मेरे पास आ गया 9 इंटू √3/3√3 बेटा। 3√3 बेटा क्या हो गया आपके पास आंसर बेटा कितना आ गया 3। क्या सब कुछ एसआई यूनिट्स है, पोटेंशियल पूछा तो आंसर मस्ट बी इन वोल्ट्स। ठीक है बच्चों, डायपोल पड़ा था ओरिजिन पे, जिस पॉइंट पे निकालना था बेटा उसके कोऑर्डिनेट्स थे 1, √2 तो बेटा 1 आई कैप प्लस √2 जे कैप आपका आर वेक्टर हो गया था। बड़े आराम से हमने सवाल सारा कर दिया। आई रियली होप बेटा सारा मामला आपको समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने नोटिस तो कर ही लिया होगा बेटा। ठीक है, आपने पहले से पढ़ भी रखा है कि थोड़ा सा टफर काइंड ऑफ टॉपिक तो है ही, तो पढ़ाने में समझाने में सवाल करने में थोड़ा सा समय तो मेरे को भी लग ही जाता है। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा और लगातार पढ़ाई करते